नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th की सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है और राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रवाद का कारण क्या रहा है, भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवाद किस तरीके से आया, ठीक है। और भारत में क्या था, राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद के नेताओं का क्या क्या योगदान रहता है, इन कुछ मुद्दों को पढ़ेंगे। और इसमें इन मुद्दों में देखो, सबसे पहली चीज़ें क्या है कि भारत में कैसा रहा, आधुनिक में कैसा रहा। इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रोहित पाल है और गुरुकुल एकेडमी मेरी एक संस्था है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत डाउट होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। भारत में क्या होता है, आधुनिक राष्ट्रवाद। भारत में नहीं, अलग ये आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। यूरोप में क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ अलग अलग राष्ट्रों का भी विकास हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रवाद लोगों के मन में भावनाएं फीलिंग आने लगी, वैसे वैसे क्या हुआ कि अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग नए राज्य बनने लग गए। लोगों की अपनी एक पहचान होने लगी, लोगों के अपना एक प्रतीक चिन्ह होने लगा, ठीक है। और इन सभी चीज़ों में बदलाव आने लगा, परिवर्तन होने लगा, ठीक है। राष्ट्र के प्रति अपनापन और लगाव की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। जिसमें अपना प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, निशान होते हैं, गीत है, विचार है, राष्ट्र की एक पहचान होती है मजबूत, यानी कि हम सब भारतीय क्या हैं, एक हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि राष्ट्र की पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, इतनी आसानी से हमें ये आज़ादी मिली नहीं है अंग्रेज़ों से, ठीक है। भारत के अंदर कैसी व्यवस्था रही ये समझते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, औपनिवेशिक शासक का विरोध करने के साथ साथ हमने आंदोलन जुड़ किया, ठीक है। औपनिवेशिक शासक कौन होता है, जो हमारे देश यानी किसी देश पे कोई देश गुलाम बना ले किसी देश को, हम उस देश को क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। और जो गुलाम देश होता है उसे उपनिवेशवाद बोलते हैं, ठीक है। हम अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेशवाद थे, ठीक है। इस तरीके से दूसरा क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष। और इसी के दौरान क्या था, एकता की भावना जब शुरू हुई, यानी कि हम सब जब सबका टारगेट एक था तो अंग्रेजों को भगाने का ही मेन टारगेट रहा, ठीक है। तो जब सबका टारगेट एक हुआ तो हमारे अंदर क्या एक भावना, एकता की भावना जैसे जैसे बढ़ी, उसी को ही क्या है, राष्ट्रवाद कहा जाता है। उत्पीड़न और दमन के साझा अनुभव, यानी कि हम सबका समस्या एक थी, ठीक है। साझा अनुभव ने क्या था, हमें विकास एक दूसरे के समूह से जोड़ने लग गए, ठीक है। सभी लोगों को सामूहिक उपनिवेशवाद का प्रभाव एक समान तो नहीं मिला, लेकिन अलग अलग समूहों में इसका अनुभव क्या है, अनुभव जो था वो स्वतंत्रता के अर्थ में देखा गया, ठीक है। इसी बीच में गांधी की बातें आती हैं। गांधी 1915 में भारत लौट के आते हैं और उसके बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन और भी तेज़ी से आगे बढ़ता है, ठीक है। महात्मा गांधी का नेतृत्व होता है, कांग्रेस में सामाजिक समूह और कहता है एक मंच पर लाने के प्रयास करते हैं। और कांग्रेस ने एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का भी निर्माण किया और इसकी क्या था, सफलता के भीतर कई मतभेद और टकराव भी हुए, ठीक है। चलिए इस बात समझ लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन पर करेंगे, असहयोग आंदोलन को पढ़ना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें पढ़ना है। साथ में क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की प्रक्रिया और इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या क्या रहती है, ठीक है। उसका विभिन्न सामाजिक समूह में भागीदारी क्या रही और राष्ट्रवाद में लोगों की कल्पना किस तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें रहे। त्वरित वितरण मतलब ये सारी चीज़ें हमने जो भी डिस्कस किया है इसके बारे में लिखा है, ठीक है। यही टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसा था। परिचय क्या है, यूरोप में क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। जब यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद आया, ठीक, यूरोप के देशों ने लड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तर भारत में भी और कई जगहों पे भी क्या हुआ, राष्ट्र के लिए लोग लड़ना शुरू किए। यहीं से भारत का भी एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है और लोगों को कहते हैं एक राष्ट्र पहचान और एक राष्ट्र के प्रति लगाव भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। इसमें नए प्रतीक, नए विचार, नए चिन्ह और ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण मिलने लगा। प्रतीक, गीत, विचार और एकता का भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस ही किया था। जैसे आप समझेंगे 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन और क्या है हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक है। परिचय क्या है, 1919 के दशक में भारतीय राष्ट्र आंदोलन का विस्तार होता है और नए सामाजिक समूह आंदोलन से जुड़ने लग जाते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में क्या था, नए प्रतीक, नए चिन्ह, नई चीज़ें उड़ने लग गई। शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में होता है, ठीक है। भारत की आर्थिक राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। रीजन क्या था कि पहला विश्व युद्ध जब होता है तो इसमें ब्रिटेन जो है वो लगभग हारने के तादार पर होता है और भारत में ब्रिटेन का दबदबा अच्छा खासा रहता है, ठीक है। जब ये भारत में आता है तो भारत में अंग्रेज यानी गांधी से बोलता है कि अगर आप भारतीयों को
आर्मी में यानी कि मिलिट्री में भेजने का सहयोग करो तो हम आपके देश में स्वराज की बातें कुछ रखें। यानी गांधी के कुछ पहले से ही डिमांड थी, वो डिमांड इनकी मान ली जाएगी। तो गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया और मोटिवेट करके क्या हुआ, आंदोलन में भेजा। ठीक है, और हम युद्ध जीत भी गए। हम मतलब ब्रिटेन जीता और ब्रिटेन, हमें उम्मीद ये थी कि आगे चल के हमें क्या मिलेगा, कुछ अधिकार मिलेंगे, जैसे फसल उगाने के अपनी मनमर्जी, घूमने टहलने की अपनी मनमर्जी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसे मिलता नहीं है और मिला हमें क्या, उसके बदले में रॉलेट एक्ट। आगे पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, मैंने आपको ये बात बता दी। हालांकि पहले विश्व युद्ध में कहा था आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इसी तरीके से बदली और रक्षा खर्च में भी भारी वृद्धि हुई, क्योंकि युद्ध होगा तो खर्चा होगा। और युद्ध का पूरा खर्चा क्या था, सरकार ने ऋण लिया और ऋण का क्या कर दिया, कर बढ़ा दिए। यानी कोई भी सरकार जब भी ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लेगी तो चुकाना किसको पड़ेगा, पब्लिक को चुकाना पड़ता है। ठीक है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर बढ़ा दिया गया, ऋण लेने लग गए, ब्याज बढ़ा दिए गए। तो इससे हुआ क्या कि पहले विश्व युद्ध के बाद 1913 से 1918 के बीच में वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब ये वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो जिससे होगा क्या, आम जनता की कठिनाई बढ़ गई। और जब आम जनता की कठिनाई बढ़ी तो और भी दिक्कतें क्या हो गई कि गांव में जबरन लोगों को भर्ती करने लगे सैनिक में। जैसे मैंने आगे बताया था ना आपको, ग्रामीण में असंतोष फैलने लग गया, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करने लग गया जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता था। 1918 और 19 और 20-21 में क्या था, फसल खराब हो गई। देखो, जब भी कोई समस्या होती है तो एक साथ कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। इसमें खाद्यान्न की कमी पड़ गई, फसल उत्पादन हुआ नहीं, सूखा पड़ गया। और इसी बीच में एक समस्या और बढ़ गई कि क्या हो गया, फ्लू इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी आई जो कि उस समय लगभग 1921 की जनगणना के अनुसार 120 से 130 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, घटना बड़ा भयावह थी। और युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुआ कि लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उनकी परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। लोगों को उम्मीद यही थी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं लेकिन। ठीक है, और जब ऐसा नहीं हुआ तो जनता के बीच में क्या हो जाएगा, असंतोष बढ़ेगा। और नया नेतृत्व की बात करते हैं तो इसी समय महात्मा गांधी भारत की राजनीति में एक नए नेता के तौर पर उभर रहे थे। याद होगा 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं। उन्होंने संघर्ष का एक नया तरीका अपनाया और ये राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ाई, जो कि नई दिशा मिली लोगों को और लोग गांधी के साथ चले गए। पहला जो होता है वो सत्याग्रह विचार होता है। ठीक है, सत्याग्रह विचार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। और क्या है कि साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने क्या किया, अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी भारतीय अधिकारों की रक्षा के लिए नई संघर्ष नीति अपनाई थी। और उसी नीति के तहत क्या था, वहाँ पे आंदोलन को पूर्ण किया और जिसका क्या नाम था, सत्याग्रह। ठीक है, और भारत आने के बाद उन्होंने क्या था, इसी पद्धति में भारतीय राष्ट्र आंदोलन का भी आधार बनाया कि भाई इसी तरीके से हम क्या करेंगे, भारत में भी आज़ादी लेंगे। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है समझते हैं। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, अड़िग रहना और डट के खड़े रहना। ठीक है, डरना नहीं। यह अहिंसा पर आधारित है, यानी हिंसा नहीं करना है। इसी एक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसमें अन्याय और अत्याचार का विरोध बिना संघर्ष किए किया जाता है। यानी जो अंग्रेजों का शासन अत्याचार का था, अन्याय का था, तो इसका हम क्या करेंगे, बिना हिंसा किए अंग्रेजों से ये बात मनवाएंगे। ठीक है, ये बात वही है जो अभी यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह क्या है, यही बात है। सत्याग्रह क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए, सच के लिए आगे खड़े होना। गांधी का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य सत्य और न्याय पर आधारित है तो वह कहता है बिना हिंसा के और बिना शारीरिक बल के क्या करेगा, अन्यायपूर्ण विरोधी ताकतों से जीत हासिल कर लेगा। ठीक है, सत्याग्रह में कहता है सत्य, अहिंसा, धैर्य और आत्मबल और नैतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। सत्य क्या है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, और क्या है आपका, मात्य का ही पालन है। ठीक है, सत्याग्रह का आधारशिला यही रहा है। अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रति, यानी किसी के प्रति मन, वचन और कर्म से हिंसा ना करना, चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे कर्म से, कैसे भी हिंसा नहीं करनी है। धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संयम बनाए रखना। आत्मबल का मतलब होता है पावरफुल नहीं, आत्मबल का होता है कि स्वयं के अंतरात्मा पर विश्वास रखना और सत्य के मार्ग पर डटे रहना। ठीक है, नैतिक का मतलब होता है नैतिक मूल्य का उच्च और आदर्शों पर अन्याय का विरोध करना, यानी कि आपके सोच विचार भी ठीक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह और आंदोलन क्या रहा। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू करते हैं। हालांकि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 1916 में ये BHU के उद्घाटन में जाते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहीं पे गांधी जी को चंपारण का एक आदमी आता है जो चिट्ठी लिखता है और बाद में गांधी जी इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर ये बिहार जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, इसी तरीके से मानते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं तो 1917 का आंदोलन जो कि बिहार में होता है, चंपारण। ठीक है, गांधी ने किसानों की समस्या का अध्ययन किया और समझा कि भाई यहाँ पे नील की खेती की सबसे बड़ी समस्या रही। ठीक है, उन्होंने किसानों के दमनकारी बगान और व्यवस्था के खिलाफ कहा था, संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया लोगों को। और भारत में गांधी का ये पहला सफल सत्याग्रह होता है।
ठीक, किसानों की मांग क्या थी कि दमनकारी बागान व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए, किसानों के साथ अन्याय बंद करो और उचित लगान और उचित अधिकार देना चाहिए। नील की खेती की क्या समस्या, देखो नील की खेती किसानों के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक और किसान मजदूर रहते थे और मजबूर करते थे कि वे अपनी ज़मीन पर नील की खेती करें। किसान पर अत्याचार होता था और उचित मूल्य नहीं मिलता था। ठीक है, इसी वजह से पहला सत्याग्रह शुरू होता है और इसी सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी पहुँचते हैं 1917 में खेड़ा। ठीक, तो खेड़ा के बारे में बात करते हैं तो 1917 में खेड़ा ये भी रहता है कहाँ पे, ये गुजरात में। ठीक है, फसल खराब होने से और प्लेग के कारण क्या था, किसान लगान देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। किसानों को लगान माफ़ करने की मांग करते हैं और गांधी ने कहा था किसानों का समर्थन करके सत्याग्रह को नेतृत्व करते हैं। ठीक है, क्या मांग थी इसमें, लगान माफ़ किया जाए। ठीक है, और फसल खराब हुई थी और प्लेग की बीमारी था और हम लगान देने के में असमर्थ हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या है, प्रत्येक के लिए आग्रह और अन्याय के समान डटकर खड़ा होना, बिना हिंसा और बिना द्वेष के, बिना दुश्मनी के। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है किसका, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में शुरू होता है। ये भी गुजरात का ही मामला है। यहाँ पे क्या है, गांधी जी सूती कपड़ा मिल मजदूरों की सहायता के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने मजदूरों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। मतलब ये कि मजदूरों के ना तो कोई टाइम था छुट्टी का, ना ही एक भी छुट्टी मिलती थी और ना ही कुछ भी, ना संडे की छुट्टी, ना ही सैलरी फिक्स थी। इससे बड़े परेशान थे मजदूर। मुख्य बात क्या था, मिल मालिक मजदूर, ठीक है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे और गांधी ने क्या किया, मजदूरों को एकजुट करके और शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। और मजदूरों ने क्या था, हड़ताल की मांग की और गांधी ने अनेक उनके साथ उपवास पे भी खड़े हो गए गांधी जी, और कहता उनका मनोबल बढ़ाया और अंततः क्या था, मिल मालिक को मांग के लिए क्या तैयार होना पड़ा। ठीक है, ठीक है, गांधी ने बोला कि सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध क्या है, आत्मबल का प्रयोग है, यह दुर्बलों का नहीं बल्कि क्या है, बहादुरों का शस्त्र है। ठीक है, गांधी का कोटेशन है ये। फिर मामला शुरू होता है, ये सारी चीज़ें मामला चल ही रहता है। मामला आता है रॉलेट एक्ट का। ठीक है, याद होगा काला कानून के नाम से इसे जाना जाता है। और पहले विश्व युद्ध में क्या था, बाद भारत में अंग्रेज़ों ने, यानी कि क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने बढ़ते राष्ट्रवादी और आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1919 में एक एक्ट पास करते हैं जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। ये कानून कैसा था, आधिकारिक उद्देश्य शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था, उनका कहना ऐसा था। लेकिन ये वास्तव में उसका उद्देश्य क्या था, भारतीय राजनीति स्वतंत्रता को दबाना था। भारतीय राजनीति या भारतीय सदस्यों को कड़े विरोध और के बावजूद क्या था, इम्पीरियल क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने इसे ज़बरदस्ती पास कर दिया। यानी कि हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद में मुद्दा ये हुआ कि इसे पास कर दिया गया। लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। तो इस कानून में देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, देखो, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है, और सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा। राजनीतिक सभाएं नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, इन सभी चीज़ों पे क्या है, सरकार ने रोक लगा दी। प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल नहीं रहेगी, जो भी कुछ छापना होगा वो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस कानून के कारण क्या था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक, और इसमें क्या था, भारतीयों का विरोध क्या होता है कि पूरे देश में इस कानून का तीव्र विरोध किया जाता है और भारतीय नेताओं ने भी इसे काला कानून कह करके, ठीक है, काला कानून कहा। और ये क्योंकि ये अन्यायपूर्ण और दमनकारी नीति थी, महात्मा गांधी ने इन नागरिकों स्वतंत्रता के विरुद्ध माना और कहता है इनके विरोध में देशव्यापी हड़ताल और देशव्यापी सत्याग्रह आह्वान यहाँ पे भी शुरू करते हैं। तो गांधी का मानना क्या था, गांधी और सत्याग्रह की बातें जो रही, गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लेते हैं और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सभाएँ और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात करते हैं। ठीक है, ये आंदोलन बड़ी संख्या में लोगों ने क्या भाग लिया और पहली बार गांधी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन खड़ा होता है जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा बात होती है। ठीक है, बड़ी बात। महत्वपूर्ण तथ्य क्या, रॉलेट एक्ट 1919 में काला कानून कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का पूरा अधिकार मिल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट का प्रभाव क्या होता है कि अलग अलग शहरों में रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, रेलवे कर्मचारी भी हड़ताल पर चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और सरकार का दमन शुरू हो जाता है। यानी अंग्रेजी सरकार ने क्या था, दमन करना शुरू कर देते हैं। अमृतसर के कई स्थानों पर नेताओं ने गिरफ्तारी की। ठीक है, गांधी को दिल्ली से पंजाब जाने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी। इसके बाद कई स्थानों पर हिंसक विद्रोह हुए और सरकार इमारतों पर क्या है, हमले करने लगे। ठीक है, ये सारे आप पिक्चर देख सकते हैं, उसी समय के हैं, कुछ क्या लगभग वही हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, यानी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर, ठीक है, हजारों लोग अमृतसर के और जलियांवाले बाग में एकत्रित होते हैं। यानी कुछ लोग मेले में गए होते हैं और जबकि कुछ लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा में इकट्ठे होते हैं। लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि अमृतसर में क्या है, मार्शल लॉ लागू है। मार्शल लॉ का मतलब है कि यहाँ पे अंग्रेजी शासन रहेगा और कोई भी 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता है, ये सारी थे। जनरल डायर ने क्या किया, सैनिकों को एक साथ किया था, जलियांवाले बाग में पहुँचा सैनिकों के साथ और उसे बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और किसी भी चेतावनी नहीं, यानी किसी को चेतावनी नहीं मिली और क्या था, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए और बाद में डायर ने कहा कि अंग्रेज उसका उद्देश्य लोगों को भय और आतंक फैलाना था, मारना नहीं था। ठीक है, बस यही था। अंधाधुंध फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों लोग। ठीक है, निकास का एक भी रास्ता खुला नहीं था, सब बंद था। बिना चेतावनी की गोली चला देना और कहता सैकड़ों लोगों को मर जाना। डायर ने कहा कि हम भय और आतंक फैलाना चाहते थे, इसलिए क्या। और इसके बाद क्या, जलियांवाला हत्याकांड के बाद होता क्या है, अंग्रेज़ों का दमन। ठीक है, घटना के बाद क्या होगा, उत्तर भारत का विरोध बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। सरकार ने कठोर दमन शुरू किया और लोगों ने कहा था सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, किसी को घुटने टिकवा दिए गए, नाक रगड़वाया गया। ठीक है, लोगों को कोड़े मारे गए। उत्तर भारत में विरोध शुरू हो गया, सरकार ने दमन, यह देखो नाक रगड़वाना, ठीक है, कठोर शुरू किया। ये लोगों को घुटने के बल बैठने रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। पंजाब में गुजरांवाला हिंसा साहिब की क्या था, बराबरी की गई, बमबारी की गई, सॉरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बड़े ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है और ना ही मिली है। ठीक है, गांधी ने क्या क्या आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन का चल रहा था। ठीक है, क्योंकि गांधी का मानना था कि अहिंसावादी रहे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या हो गई, हिंसक बढ़ गई, तो गांधी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या था, सत्याग्रह रोलेट एक्ट वापस ले लिया। रोलेट एक्ट का महत्व क्या था, ये गांधी का पहला क्या है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था और इसमें नेता जनता ने क्या था, राष्ट्रीय चेतना भरी थी कि हालांकि यह आंदोलन मुख्यतः शहरों तक, कस्बों तक नहीं पहुंच पाया, सीमित रह गया। गांधी को महसूस हुआ कि पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान की आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखो क्या है, अहिंसा कायरों का हथियार नहीं बल्कि बहादुरों का आभूषण है, ये गांधी का ही कोट है। ठीक, गांधी ने बोला, लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो बीच बीच में कई सारे कोटेशन दिए हैं। इस आंदोलन ने पहली बार क्या हुआ, गांधी को पूरे देश में नेता के रूप में स्थापित किया, पूरे देश में गांधी जानने लग गए। ठीक है, लोग गांधी को भी जानने लगे। इसने भारतीय वासियों को स्वतंत्रता की भावना का आत्मविश्वास बढ़ाया और फिर भी ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र तक पूरे नहीं पहुँच सका। फिर मामला शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि समझते हैं है क्या। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है कि पहला विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो जाती है और मुस्लिम समुदाय को डर था कि खिलाफत या खलीफा जो है वो खलीफा की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस समिति यानी खलीफा समिति में 1919 को मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और इसका नेतृत्व करते हैं 2 भाई, है ना, मोहम्मद अली और शौकत अली नेता बनते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी से सहयोग मांगा और गांधी ने भी क्या क्या इनका समर्थन इसलिए दिया कि असहयोग आंदोलन गांधी शुरू करने वाले थे। और खिलाफत, इसमें खिलाफत आंदोलन से ये होगा कि मुसलमान का सपोर्ट मिलेगा और असहयोग आंदोलन से हिंदुओं का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जब हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को भगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी का समर्थन यह था कि हिंदू मुसलमानों को एकता के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करते हैं और सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारत की स्वतंत्रता असंभव है, ये बात गांधी ने बोली। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन शुरू होता है और समिति में कई सारे लोग शामिल होते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत करने और स्वतंत्रता की एक नई दिशा दिखाई। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा पार्ट 2। ठीक है, अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आसान लगता हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप चाहे तो मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, व्हाट्सअप कॉल करिएगा, कॉल कोई वैसे नहीं करेगा, व्हाट्सअप कॉल भी मत करना। ठीक है, आप मैसेज डाल देना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए इमेज वाइज तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगी हो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।